बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अयूब खान इज़ देयर। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये अयूब खान का दूसरा हिस्सा। अयूब खान साहब ने अपनी जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी उनको स्टार्ट करवाया और उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा निज़ाम आ सके जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करे और फिर उसके बाद बढ़ती हुई आबादी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करे। उसके लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए मुख्तलिफ। तो लेकिन एक तखमीन एक तखमीने के मुताबिक सॉरी ऑलमोस्ट 3000 स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंक्लूडिंग द टेक्निकल कॉलेजेस जो हैं वो बनाए जाते हैं इस ड्यूरेशन में। और उसमें यह था कि इंग्लिश की जो तालीम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी खुले इस टाइम में। सेटेलाइट टाउन बनाए गए और सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो टेक्निकल एजुकेशन पे दिया जाता है। और फिर चाइना और रशिया की कोऑपरेशन से मुख्तलिफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। और इसका मकसद था कि लिटरेसी रेट बढ़ाया जा सके। न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके अंदर इंग्लिश को जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे बना दिया गया। और बहुत लार्ज नंबर में स्कूल्स जो हैं वो बनते हैं। फीमेल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। अच्छा, इसमें ये भी है कि लिटरेसी रेट ख़वातीन में भी अच्छा खासा वो इंक्रीज़ होता है। फैमिली ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा शादियों पे पाबंदी लगा दी गई जो एंटी इस्लामिक था। लेकिन चूँकि अयूब खान साहब अमेरिका के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ वो उन्होंने उसी इन्फ्लुएंस के अंदर बनाई हैं। और ये है कि उनका ये जो प्रेसिडेंशियल मॉडल है इसी वजह से बहुत ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो सका, बिकॉज़ उन्होंने आम लोगों की जो राय थी उसको मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि इस चीज़ को मुकद्दम रखा कि मेरे आका जो हैं वो मेरे बॉसेस जो हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, लिहाजा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जो कि इससे पहले जो है पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। फिर उसमें यह है कि इसके बाद जो है इनके टाइम में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट भी आ जाता है और सारी बात स्टार्ट होती है 1965 की वॉर से। 1965 की वॉर के दौरान इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो लॉन्च किया और उसका मकसद ये था कि इंडिया के जो कश्मीर है उसको अलहदा कर दिया जाए मिलिटरीली और फिर इस तरह से कश्मीर को इंडिया की चुंगल से, इंडिया के कंट्रोल से निकाला जाए। अज़ाइम तो पॉजिटिव थे और उसमें ये भी है कि इनकी इंस्पिरेशन चाइना था, बिकॉज चाइना ने जो सेटलमेंट की है अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने एरियाज़ की, वो उन्होंने मिलिट्री मींस के ज़रिए की है। तो अयूब खान साहब भी ये समझते थे कि शायद हम भी इस तरह से अपनी सेटलमेंट्स कर लेंगे इश्यूज़ की, लेकिन मिलिट्री मींस तो आखिरी सोर्स होते हैं, मीन होते हैं जिसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ सुधार सको। तो ये लोग एक ख़ास बड़ी तादाद में मिलिट्री वहाँ पे भेजते हैं कश्मीर में, ठीक है। लेकिन उसके नतीजे में जो रिटेलिएशन आती है वो पाकिस्तान के जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे आती है। इंडिया अपनी मिलिट्री ले आते हैं और मशहूर ज़माना जो जंग है 1965 की वो स्टार्ट होती है, जिसमें जो इंडियन जनरल्स हैं वो दावा करते हैं कि हम लोग लाहौर जाके सुबह की चाय पियेंगे। और लेकिन बेचारों का ड्रीम तो फुलफिल नहीं हो सका। लेकिन इट वाज द वॉर वाज लाइक अ ड्रॉ, ठीक है। नाइदर साइड हैड गेन्ड क्लियर विक्ट्री। 6 दिन तक ये जंग जारी रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के लिए एक शिकस्त इस तरह से थी कि 5 गुना बड़ी ताकत है और अपने से छोटे के साथ लड़ रहा है और फिर भी उस पर काबू नहीं पा रहा। और इनकी सक्सेस इस तरह से थी कि ये अपने से 5 गुना बड़ी फोर्स को अपने कंट्री में जो है वो दाखिल होने से बचा लेते हैं। इसमें पाकिस्तान मिलिट्री को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है और उसके वो नौजवान जो बहुत मुहिब्बुल वतन है और ऑफिसर्स जो मुहिब्बुल वतन है, दिस द होल थिंग बिलोंग्स टू देम। अच्छा, इसमें ये भी है कि लेकिन अयूब खान साहब ने पूरी कौम को ये बताया कि हम जंग जीत गए, जबकि ये सूरत हाल नहीं थी और जो द वॉर वॉज अ ड्रॉ। और ये है कि कुछ इलाका उन्होंने भी हमारा कब्ज़े में किया और कुछ इलाका हमने उनका भी कब्ज़े में किया। अब
ये था कि अमन माहिदा होना था। सीज़ फायर जब हो गया तो देयर वुड हैव बीन एन एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट को करने के लिए हमें रशिया ने अपने गुड ऑफिसर्स प्रोवाइड किए और रशिया ने प्रॉमिस किया कि आप लोगों को जो है वो मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ, जिसके तहत अयूब खान साहब और शास्त्री जो हैं वो जाते हैं ताशकंद 1966 के अंदर और पीस ट्रीटी साइन होती है। लेकिन उस पीस ट्रीटी के दौरान अयूब खान साहब कहीं जिक्र नहीं करते कि पाकिस्तान ने वॉर जीती है तो हमारी टर्म्स मनवाई जाएंगी, बिकॉज पाकिस्तान ने वॉर जीती ही नहीं थी। और कश्मीर इशू को भी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता। तो खान साहब को जो शख्स डैडी के तौर पे पुकारता है, जो उनका बड़ा चहीता है, और खान साहब भी उसको अपना बेटा कहा करते थे, तो वो जब वापस आया कंट्री तो में तो उसने आते ही इस बात को पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान तो जंग जीता ही नहीं था और हम लोगों ने उस टेरिटरी को इस माहिदे के दौरान क्लेम नहीं किया। तो जब उन्होंने ये एक्सपोज करने की कोशिश की तो उनका जो फेम का ग्राफ जो है वो ग्राफ था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। और इवन भुट्टो साहब को अयूब खान साहब ने सैक भी कर दिया, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री और गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से और सहाफ़ियों के प्रेशर की वजह से और लोकल मैसेस की प्रेशर की वजह से फिर उनको जो है वो छोड़ना पड़ा मजबूरन। द स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर दैट। जो इनका डिक्लाइन है कि पूरे पाकिस्तान में पता चल चुका है कि अयूब खान साहब ने पाकिस्तानियों के साथ एक तरह का झूठ बोला है। तो खान साहब जो हैं वो इस्लामिक कॉलेज पेशावर जाते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स उनको काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ भी करते हैं और फिर उसके बाद उनको मारने की कोशिश भी की जाती है। तो इस तरह से खान साहब को जब पता चल गया कि किसी तरह भी मेरा कंट्रोल नहीं रह सकता, सो ही फाइनली 1969 हैड ट्रांसफर्ड पावर टू यहिया खान। और यहिया खान को उन्होंने चांद संभाला। यहिया खान जो है वो भुट्टो साहब के भी एक अच्छे दोस्त हैं। तो आगे भी आप देखेंगे कि ये कॉलिशन चलता है और ईस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी किए जाते हैं इस के तहत। तो इस तरह से अयूब खान साहब की जो एक लंबी दौर हुकूमत था 1958 से लेके जो उनका गवर्नमेंट में टाइम है वो 1969 तक का है। और ये ड्यूरेशन जो है खान साहब ने इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे बीडी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे फेक किस्म के इलेक्शंस करवाए, जैसे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत सारे ममालिक के साथ डेवलप हुए, ख़ासतौर पे यूएस के साथ पाकिस्तान के रिलेशन स्ट्रेंथन हुए। एंड फिर इसके बाद जो है वो आप ये देखें कि रशिया के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशन इम्प्रूव हो जाते हैं, चाइना के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो सक्सेस होते हैं। लेकिन हमारा कंट्री जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उसके साथ हमारे रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं हो पाते। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी परमिट नहीं करता कि दोनों ममालिक जो हैं वो सिस्टर कंट्रीज़ हैं और वो इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन सिंस आफ्टर अयूब खान 1969 के बाद इंडियंस ने वंस अगेन लाइक हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की और ईस्ट पाकिस्तान इनकी मुदाखलत की वजह से अलहदा हो गया। तो भुट्टो साहब जो हैं ही मेड अ सेपरेट पोलिटिकल पार्टी विद द नेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये था कि जो है इसके ज़रिए उनको बहुत ज़्यादा फेम भी मिली। और भुट्टो साहब जो हैं इस की वजह से फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 1970 के अंदर उनको पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेंगे, स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न पार्ट। तो इसके बाद ये है कि इकोनॉमी तो एक फेयर एनालिसिस हम देते हैं कि अयूब खान साहब के टाइम में इकोनॉमी तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, लेकिन सिर्फ 22 फैमिलीज़ तक वो इकोनॉमी जो है वो कायम रहती है। और उसमें ये भी है कि इस टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया दुनिया में और एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। जो फ्रूट या प्लांट जो है वो अगर
2 मन प्रोड्यूस होता था, तो अब जो है वो 4 मन, यानी कि प्रोडक्शन भी पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है कलेक्टिवली एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिकॉज हमने मशीनरी और मेडिसिन और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र ये सब कुछ मंगवाया। पेशावर में चूँकि वो असैसिनेशन अटैम्प्ट भी होती है और लोग इसे अब्यूज़ भी करते हैं, तो खान साहब को बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरा जो फेम का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है और मुझे बेहतर यही कि अब पॉलिटिक्स को छोड़ देना चाहिए। सो ही हैड रिजाइंड एंड ट्रांसफर द पावर टू याहिया खान। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वो देखेंगे याहिया खान के मतलब। और इसमें यह है कि आप लोग ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अप्रिशिएट करें, ठीक है, जिसके ज़रिए ये है कि मेरी भी आप लोगों को इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत सारे और लोग जो है उनको भी बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।